नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की, यानी हमारे लोकतंत्र के उस ब्लूप्रिंट की जो दुनिया के सबसे लंबे और सबसे डिटेल्ड संविधानों में से एक है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये शानदार दस्तावेज आखिर बना कैसे है। इसकी शुरुआत करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस बहुत ही पावरफुल कोट से। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारा संविधान एकदम जीरो से नहीं बनाया गया था, नहीं, बल्कि ये तो दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को चुनकर उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट का रॉ मटेरियल कहाँ से आया, फिर बात करेंगे नागरिकों को मिली गारंटीज की, उसके बाद समझेंगे कि इसमें वो अनोखा बैलेंस कैसे बनाया गया, और आखिर में देखेंगे कि देश को चलाने वाली ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने एक आर्किटेक्ट की तरह दुनिया भर के संविधानों को खंगाला ताकि भारत के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया जा सके। और यहाँ देखिए कैसे अलग अलग देशों से चीजें ली गईं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्ट्रक्चर उठाया, ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट्री मॉडल और कैबिनेट सिस्टम ले लिया, अमेरिका से वहां से आए फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए, और फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रिटर्निटी के आदर्श। मतलब सच में दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज का एक संगम। अच्छा, अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे भारत के नागरिकों को पावर देता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। असली ताकत लोगों के हाथ में। देखिए, संविधान हमें 3 जरूरी चीजें देता है। पहला, फंडामेंटल राइट्स जो सरकार की पावर पर लगाम लगाते हैं। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाती हैं। ये तीनों मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। और हाँ, इन सब पावर्स का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है वोटर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर एक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। यही तो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। पर एक मजेदार बात बताता हूँ, जब संविधान लागू हुआ था ना, तब वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। लेकिन फिर 1988 में 61वें संशोधन के बाद इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। सोचिए, बस इस एक बदलाव ने करोड़ों नौजवानों को सीधे सीधे डेमोक्रेसी से जोड़ दिया। कितना बड़ा कदम था ये। एक और बड़ी गारंटी है सिंगल सिटीजनशिप की। देखिए, कुछ फेडरल देशों में ना लोगों के पास स्टेट की और देश की, मतलब 2-2 नागरिकता होती हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ये देश की एकता को मजबूत करने के लिए एक बहुत सोचा समझा कदम था। अब आते हैं संविधान के आर्किटेक्चर के दिल पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा संविधान 2 अलग अलग ताकतों के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाता है ताकि पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। यहाँ एक बहुत ही अनोखा बैलेंस है। एक तरफ हमारे पास 2 सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। ये एक फेडरल फीचर है। लेकिन दूसरी ही तरफ केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जो कि एक यूनिटरी फीचर है। इसी तरह हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक जानबूझकर बनाया गया संतुलन है। तो इस अनोखे मिक्सचर को कहते क्या हैं? इसके लिए एक टर्म है क्वासी फेडरल। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो दिखने में तो फेडरल है, पर उसकी आत्मा यूनिटरी है। ये भारत के यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझाने का सबसे सही तरीका है। और ये बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक और उदाहरण है लचीलेपन और कठोरता का। मतलब संविधान के कुछ हिस्सों को बदलना काफी आसान है। संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाता है। पर अगर कोई बड़ा फंडामेंटल बदलाव करना हो, जैसे जीएसटी कानून लाया गया था, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और तो और आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी। यही बात हमारे संविधान को एक तरफ तो मजबूत बनाती है और दूसरी तरफ वक्त के साथ बदलने की ताकत भी देती है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर एक नजर डालते हैं। वो सारे पुर्जे जो सरकार को, इस देश को चलाते हैं, आखिर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। भारत में हमने अपनाया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी सरकार, वो लेजिस्लेचर यानी संसद के प्रति जवाबदेह है।
हमारे प्रेसिडेंट देश के औपचारिक प्रमुख है, जबकि असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। और ये पूरी मशीनरी 3 लेवल्स पर काम करती है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्यों की सरकारें और सबसे नीचे जमीनी स्तर पर पंचायती राज सिस्टम के जरिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रासरूट लेवल तक ले जाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब इस पूरी मशीनरी पर नजर रखने के लिए कुछ वॉच डॉग्स भी हैं। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष चुनाव करवाता है, सीएजी जो सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखता है, और यूपीएससी जो मेरिट के आधार पर अधिकारियों की भर्ती करता है। ये सब मिलकर सरकार की पावर पर एक चेक रखते हैं। और हाँ, मुश्किल वक्त के लिए भी संविधान में एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय इमरजेंसी के लिए खास प्रावधान है, ताकि किसी भी संकट के समय देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो ठीक है, इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद मेन पॉइंट्स क्या है? आखिर भारतीय संविधान की असली पहचान क्या है? आइए फटाफट से एक रीकैप करते हैं। तो क्या चीज भारतीय संविधान को इतना यूनिक बनाती है? पहली बात, ये एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट है जिसमें दुनिया के बेस्ट आइडियाज हैं। दूसरी, ये फेडरल और यूनिटरी, रिजिड और फ्लेक्सिबल जैसी विरोधी ताकतों का एक शानदार मिश्रण है। तीसरी, इसमें असली पावर लोगों के हाथ में है, उनके अधिकारों और उनके वोट के जरिए। और चौथी, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नेंस और इंडिपेंडेंट निगरानी की पूरी मशीनरी मौजूद है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, 75 साल पुराना ये ब्लूप्रिंट, क्या यह हमेशा ऐसे ही चलने के लिए बना है या अब इसे कुछ रेनोवेशन की जरूरत है? सोचिएगा जरूर।